आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स जो है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक्स, इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा और लैटिन भाषा के स्टेटस और जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक वर्ड से हुआ है इसका प्रादुर्भाव। और विज्ञान की ये वो शाखा है जिसमें गणना और माप किया जाता है, और जो हमारी विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उनमें सांख्यिकी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इवन जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी जो हम बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस करते हैं उनके आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण करना, उनका विश्लेषण करना, इनके लिए सांख्यिकी एक आवश्यक जो है वो ब्रांच है। और जैविक अध्ययन में और अनुसंधान में जब हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं तो उसे हम बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और बायोस्टैटिस्टिक्स में जो भी डेटा हम जो भी न्यूमेरिकल डेटा हम संकलित करते हैं, उनका प्रेजेंटेशन करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और उनको इंटरप्रेट करते हैं। तो जो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स के जो विभिन्न चरण हैं वो इस प्रकार है। पहला चरण है कलेक्शन ऑफ डेटा। जो भी हमारा स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन है उसमें उसका पहला चरण ये होता है कि हम आंकड़ों को उनको संकलित करें, उनको कलेक्ट करें। दूसरा स्टेप होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जिन आंकड़ों को हमने एकत्रित किया है उनको इस तरह से प्रेजेंट करें कि कुछ उसमें से मीनिंगफुल बात निकल के आए, मीनिंगफुल बात समझ में आए। तो उसके लिए हम उन आंकड़ों को टेबल फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में या लाइन डायग्राम फॉर्म में उनको प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और प्रस्तुतिकरण के बाद में हम उस डेटा का एनालाइज करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं। जो भी तस्वीर हमारे सामने आई है उस तस्वीर के हिसाब से हम उसकी विवेचना करते हैं। और लास्टली जो है हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। जो भी डेटा हमारे पास है उनकी विवेचना से जो भी रिजल्ट हमारे पास आया है उससे हम उस सांख्यिकी जो गणना है उसका निष्कर्ष निकालते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं। और इस तरह से इन 4 चरणों में हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, टेबुलेशन फॉर्म में हम उसको रखते हैं और इस तरह से हम डेटा के बारे में जो है कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट देने की स्थिति में होते हैं। तो सांख्यिकी जो है उसका सिग्निफिकेंस भी है, उसके फंक्शंस भी हैं और उसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस और फंक्शंस है उनमें सबसे पहला है कि एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म। जो भी फैक्ट है हमारे पास उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना स्टैटिस्टिक्स की जो काम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैक्ट्स। 2 डिफरेंट तरीके के फैक्ट हैं, जैसे कि एक फैक्ट है कि कोविड जो है वो बुज़ुर्गों में इफ़ेक्ट करता है या नहीं। दूसरा फैक्ट है जो कोविड है वो बुज़ुर्गों में इफ़ेक्ट नहीं करता, एक में करता है एक में नहीं करता। तो ये 2 फैक्ट है, तो इनमें जो रिलेशनशिप कुछ है या नहीं है इसको फाइंड आउट करना। तो ये एक वो है। तीसरा है कि जटिल समस्याओं को सरल रूप में प्रदर्शित करना। जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करना। एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन कंपैरेटिव मैनर। 2 डिफरेंट फैक्ट को कंपैरेटिव एक दूसरे से कंपेयर करते हुए प्रेजेंट करना। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड मेजरमेंट ऑफ देयर इफेक्ट। किसी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए, उसके इफ़ेक्ट को मेज़र करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि कोविड के टाइम में जो भी कोविड पॉजिटिव या नेगेटिव जो है उनके डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है और कलेक्ट करके उनको स्टैटिस्टिकल तरीके से उनके जो मेज़रमेंट्स किए जाएंगे और कुछ पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की जाएंगी। स्टडी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम। और इसी तरह से करते हुए हम कोविड की प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी प्रॉब्लम की भयावहता कितनी है, उसको भी हम नाप सकते हैं। फिर है हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। जो कुछ भी हम ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कोविड जो है वो कितना हार्मफुल है या कितने महीनों तक वो हमें हार्म करेगा, या कोई दवा उस पर कितना
असर कर रही है ना। इन सब चीज़ों को हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं इनके आधार पर। और जो भी साइंटिफिक हाइपोथेसिस है उससे ट्रूथफुल है कितनी या ट्रूथफुल नहीं है उसको टेस्ट करना, ये सब कुछ जो है सांख्यिकी के महत्व में आता है। और सांख्यिकी की कुछ सीमाएं भी होती हैं, जैसे कि सांख्यिकी जैसे कि सांख्यिकी जो है तथ्यों का अध्ययन करवाती है, संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करवाती है। उसके अलावा जो गुणात्मक तथ्य हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करती। बिना संदर्भ के सांख्यिकी निष्कर्ष भ्रमित कर सकते हैं। सांख्यिकी के जो निष्कर्ष हैं वो संदेह को दूर नहीं कर पाते। कभी कभी ये इकाई को महत्व न देकर के समूह का अध्ययन करवाती है। इनका उचित प्रयोग केवल स्टैटिस्टिशियन के द्वारा ही किया जा सकता है। सांख्यिकी निष्कर्ष औसत रूप से ही सत्य होते हैं, पूरी तरह से सत्य नहीं होते। तो इस तरह से ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये इसका बेसिक जो है उसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उस डेटा को हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो डेटा का जो प्रेजेंटेशन है वो कहलाता है, उसको सब सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा क्या अभिप्राय है कि किसी भी वेरिएबल अथवा मद के अनुरूप आंकड़ों का वर्गीकरण। जो भी हमारे पास वेरिएबल हैं, जैसे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि आपके जो आसपास के घर हैं उनमें लोगों की संख्या कितनी है, आपकी क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, उनके ज़ूलॉजी में बॉटनी में मार्क्स कितने हैं, या उनकी लंबाई सबकी अलग अलग है, या उनके वेट सबका अलग अलग है। ये सब जो हैं वो वेरिएबल्स हैं, यानी कि वो हर पॉपुलेशन के हर मेंबर में वो डिफ़र कर रहे हैं, अलग अलग है, इसलिए उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं और कॉन्टिन्यूस होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब वो वेरिएबल जिनकी जो मान है वो पूर्णांक में हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप नंबर ऑफ वो लेंगे, मेंबर्स इन फैमिली लेंगे, तो वो पूर्णांक में होंगे। कभी भी ऐसे नहीं होगा हाफ में आ जाए या फ्रैक्शनल वैल्यू में आ जाए, तो उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। वो वेरिएबल जिनकी संख्या हमेशा पूर्णांक में आती है उनको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। दूसरे तरह के वेरिएबल होते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो होते हैं जिनमें फ्रैक्शनल वैल्यू आती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का वज़न 50.5 किलो भी हो सकता है, किसी की लंबाई जो है 3 फुट 4 इंच भी हो सकती है। तो ये पूर्णांक में नहीं है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू में है, इसलिए इस तरह के जो वेरिएबल होते हैं उनको हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। और दूसरी तरह के मैंने आपको बताया कि उनको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। तो कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल के जो है एग्जांपल्स आपको इन दोनों सारणियों में दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाई जाती है। फ्रीक्वेंसी टेबल का जो फॉर्मेशन है वो हम जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसके जो सारे जो डेटा है उनको कलेक्ट करके और उनसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई जाती है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारे डेटा है उन डेटा को हमने एक बार लिखा हुआ है हमारे पास। अब उस डेटा को हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हुए उनके साथ में एक कॉलम जो है वो टेली बार का बना लेते हैं, एक कॉलम फ्रीक्वेंसी का बना लेते हैं। टेली बार वाले कॉलम में हम जो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में जो डेटा हैं या वेरिएबल्स जो हैं उनका उस ऑब्जर्वेशन में कितना मान है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर दूर और पास का चश्मा लेने वाले सदस्यों का ये एग्जांपल यदि देखें तो इस वाले एग्जांपल में आप देखेंगे कि 0 यानी कि कोई भी चश्मा जो यूज़ नहीं करते हैं उनकी संख्या 3 है। तो हमने 3 टेली बार बनाई। हमने पूरे ऑब्जर्वेशन में देखा कि ऐसे कितने लोग हैं, 3 हैं, तो हमने उनको 3 टेली बार बना करके उसकी फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी 3। अब एक चश्मा यूज़ करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, 11। तो कैसे निकाला हमने एक एक
को देखते गए। हमने ऑब्जर्वेशन में देखा कि एक चश्मा यूज़ करने वाले कितने लोग हैं, 1 2 3 4 हमने टैली बार बनाई, फिर हमने उसको क्रॉस कर दिया 5वीं के लिए, फिर हमने 6 7 8 9 10वीं पे हमने उसको क्रॉस कर दिया, और फिर एक और बार बनाई हमने। तो इस तरह से करके 11 जो थे लोग ऐसे थे जिन्होंने एक चश्मा यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने टैली बार बना करके और 11 संख्या लिख दी। टैली बार हमेशा बनाई जाती है तो हमेशा 5 के जो वो होते हैं मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 5 10 15 20 25, उन पर इनको क्रॉस किया जाता है। इस तरह से टैली बार बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि यहाँ हमने बारंबार सारणी में हमने एक कॉलम रखा है जिसमें हमने वेरिएबल लिखे हैं, एक कॉलम हमने रखा है जहाँ पे हमने टैली बार्स लिखी हैं, तीसरा कॉलम हमने लिखा है जहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी लिखी है। तो ये तरीका होता है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का। ये जो तरीका है वो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का तरीका केवल तब हो पाता है कि जब नंबर ऑफ डेटा कम हो। जैसे कि नंबर ऑफ डेटा 50 ही है या 20 ही है या 30 है तो चल जाएगा, लेकिन यदि नंबर ऑफ डेटा ज़्यादा है तो फिर हमें जो है फ्रीक्वेंसी टेबल कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ती है। जैसे कि यदि नंबर ऑफ डेटा 50 है तो 50 का आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो आपको 2 पन्नों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि उन डेटा का हम ग्रुपिंग करते हैं, यानी हम ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि हमने 0 से 10 तक का एक ग्रुप बना दिया, 10 से 20 तक का एक ग्रुप बना दिया, 20 से 30 तक का एक ग्रुप बना दिया। इस तरह से हम ग्रुपिंग करते हैं। तो जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो वो जो 50 डेटा थे वो अब 5 ग्रुप में कन्वर्ट हो गए, तो हमारे लिए वो आसान हो जाता है। और जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। जैसे कि जो भी हम ग्रुप बनाएंगे वो ग्रुप हमें हर बार एक साइज़ के होने चाहिए। जैसे कि हमने यदि बनाया 0 से 10 तक का ग्रुप, 10 से 20 तक का ग्रुप, 20 से 30 तक का ग्रुप, तो यहाँ पर हर ग्रुप का जो क्लास इंटरवल है वो 10 है। और क्लास इंटरवल कैसे निकाला जाता है? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। उस वर्ग का अधिकतम मान 20, न्यूनतम मान 10, तो इस तरह से जो वर्ग का जो इंटरवल है वो निकल गया 10। ठीक है, आपकी इस बुक में जो डिवाइडेड बाय वर्गों की संख्या दे रखा है ये गलत है, आप इसको हटा लीजिए। ठीक है, और आगे इसका एक और चीज़ हमें निकालनी होती है, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा जैसे कि हमने 30, निचली वर्ग सीमा 20, तो 30 और 20 डिवाइडेड बाय 2, ये भी गलत लिखा हुआ है नीचे। आप जो देख रहे हैं वर्गों की संख्या, ये मिड वैल्यू निकालने के जो फॉर्मूला है वो भी गलत दे रखा है आपकी बुक में। तो आप इसको रेक्टिफाई कर लें, एडिटिंग कर लें इसको ठीक कर लें। तो इस तरह से हमने 2 चीज़ें निकाल ली। तो 2 चीज़ें निकाल ली हमने, क्लास इंटरवल निकाल लिया हमने, मिड वैल्यू निकाल ली। अब जो क्लासेस हम बनाते हैं वो क्लासेस हमारे जो हमारे डेटा है उसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स की संख्या के आधार पर हम अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। हम चाहें तो 10 का वर्ग बना सकते हैं, हम चाहें तो 5 का वर्ग बना सकते हैं, हम चाहें तो 7 का वर्ग बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जब कभी भी हम वर्ग बनाते हैं, जब कभी भी हम क्लास बनाते हैं, तो क्लास 2 तरह की होती है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ये देख रहे हैं आप, इंक्लूसिव मेथड भी करते हैं, काम में लेते हैं, कभी कभी हम एक्सक्लूसिव मेथड भी काम में लेते हैं। जब हम इंक्लूसिव मेथड काम में लेते हैं तो हमारा जो वर्ग है उसकी न्यूनतम मान और अधिकतम मान दोनों को इंक्लूड करते हुए लेते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं 30 to 39 में हमने लोअर लिमिट यानी 30 और अपर लिमिट 39 दोनों को हमने इंक्लूड किया है। ये हुई इंक्लूसिव मेथड। और एक्सक्लूसिव मेथड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो न्यूनतम मान है, जैसे 40 to 50 की जो क्लास है उसमें हमने 40 को इंक्लूड किया है लेकिन हमने 50 को इंक्लूड नहीं किया है, तो ये एक्सक्लूसिव मेथड है। इसमें हमने अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया है। दूसरी क्लास में जब हम आएंगे तो 50 to 60 में 50 को हम इंक्लूड कर रहे हैं, 60 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हम 2 तरह के मेथड से, 2 इंक्लूसिव मेथड से और एक्सक्लूसिव मेथड से 2 तरीके से हम जो है ग्रुप्स या हम क्लासेस बना लेते हैं। और बना करके और उनमें फिर हम टैली बार बनाते हैं और हम उसमें फ्रीक्वेंसी बनाते हैं।
तो टैली बार बनाने का वही तरीका है जो मैंने आपको अनग्रुप्ड सीरीज़ में बताया, सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर हम एक और कॉलम बनाते हैं जिसे कहते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो असेंडिंग ऑर्डर में जो हम फ्रिक्वेंसीज लिखते जा रहे हैं। जैसे कि आप ये वाला एग्जांपल देखिए 97154, ये देख रहे हैं आप, जो उदाहरण 2 है उसमें आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो फ्रिक्वेंसी 9 है उसके बाद में अगली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी नेक्स्ट ऐड करने से आएगी, यानी 9 + 7 16 हो गया, 16 + 1 17 हो गया, 17 + 5 22 हो गया, 22 + 4 26 हो गया, 26 + 4 30 हो गया। इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का भी एक कॉलम बना लेते हैं। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इन सारे एग्जाम्पल्स को एक बार करके समझ के देखिए, फिर मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए दूंगी। सो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है।